हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर रविंद्र सिंह परमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस क्या होता है और वास्तव में इतना इसका डर क्यों है, क्यों पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का कहर है, क्यों पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, क्यों हम सब अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। आखिर क्या है ऐसा कोरोना वायरस में जिसका इतना डर है और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स लॉकडाउन करने पर मजबूर हैं। हर आदमी अपने घर में रहने में मजबूर है। आप और हम भी पिछले 2-3 महीने से अपने घरों में हैं। ऐसा माना जाता है कि कोरोना वायरस जो है वो चीन के वुहान शहर से निकला है। एक्चुअली वहाँ पर एक फ़िश मार्केट है, वहाँ पर एक नॉनवेज का मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे लिविंग जानवरों को बेचा और खाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है और वहीं से ये सारी दुनिया में फैला है। कोरोना वायरस हवा से फैलने वाला एक डिसीज़ माना जाता है, यानी कि एयर टू एयर कॉन्टैक्ट से इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब एयर टू एयर कॉन्टैक्ट एक लिमिटेड दूरी में हो, अगर किसी पे मान लीजिए आपने खांसा और आपके एक पास ही कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आपकी रेंज में है, जो उसकी रेंज में है, आपकी खांसी की रेंज में है या फिर कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग एरिया की रेंज में है, तो वो इंसान भी इससे प्रभावित हो सकता है। अब कोरोना वायरस कैसे प्रभावित करता है और ये कैसे इंसान के शरीर में एंटर करता है और ख़ास तौर पर इंसान को बीमार या उसकी जान कैसे ले लेता है, इसके अलावा इसके बारे में कौन कौन से मिथ और फैक्ट्स हैं, वो सब भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी कहीं और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स, ICMR और WHO की वेबसाइट से प्राप्त जानकारियों के आधार पर ही आपको दी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस वास्तव में एक खांसी जुकाम वाला ही वायरस है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की मार्केट से ही ये वायरस इंसानों में फैला और इंसानों और जानवरों के मिक्स DNA से, जो कि म्यूटेंट DNA इसको कहा जाता है, यानी कि DNA में बदलाव हो गया है इस कोरोना वायरस के, और वहीं से ही जो बदलाव हुआ है वो इंसानों के लिए घातक साबित हो रहा है। अभी जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस के, वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट के केस रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि US में 1-2 शेर में या फिर 1-2 जानवरों में इस तरह के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन कंफर्मेशन WHO का नहीं आया है कि ये जानवरों में भी फैला है। इसीलिए इसका जो स्प्रेडिंग एरिया है वो इंसान टू इंसान ही माना जाता है। जो कोरोना वायरस है ये मेनली ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन किस तरह का कांटेक्ट? यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किसी के खांसने, किसी के छींकने से जो कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं वातावरण में, उसके थ्रू ये दूसरे लोगों में फैलता है। अब जैसे ही किसी व्यक्ति ने खांसा या किसी व्यक्ति ने छींका जो कि ऑलरेडी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, तो जैसे ही हम छींकते हैं तो छींकने के साथ ही हमारी जो आसपास का वातावरण होता है, हमारे छींक के थ्रू बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? ड्रॉपलेट्स पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से एक बार छींकने पर, एक बार खांसने पर करीब 40,000 तक ड्रॉपलेट्स, 40,000 तक कोरोना वायरस एक ड्रॉपलेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति ने खांसा है, किसी व्यक्ति ने छींका, तो ये ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, हवा में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होते हैं हमारे आसपास के, उन पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं। जो पार्टिकल से नहीं चिपकते वो किसी चीज़ पर सेटल डाउन हो जाते हैं। मान लीजिए आप खड़े हैं इस वक्त और मैंने यहाँ पर छींका या खांसा, तो मेरे नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू जो कोरोना वायरस निकला वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स होते हैं हवा में, उनके साथ कई बार बाइंड हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब कोई व्यक्ति यहाँ से निकला, मेरे पास से निकला और वो अवेयर नहीं है मेरे बारे में या फिर कोरोना वायरस के बारे में, उसने मास्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, तो वो क्या होगा, पूरे चांसेस हैं कि जो कोरोना वायरस मेरे शरीर से निकला या किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर से निकला वो उस पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देगा, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति करीब से गुजरा वो भी इनहेल कर लेगा कोरोना वायरस को और उसके शरीर में भी वायरस का एंटर हो जाएगा। ICMR के हिसाब से और WHO के हिसाब से जो कोरोना वायरस है वो आपके मुंह के अलावा आपकी नाक और आपके कान और आपकी आंख से भी एंटर कर सकता है। स्पेशली आपकी आंख, नाक और मुंह से एंटर करने की रिपोर्टेड ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलने की ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस आपके शरीर में पहुंचने के बाद क्या करता है। कोरोना वायरस आपके शरीर में क्या करता है, वो आपको कैसे इन्फेक्ट करता है, इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि आपके लंग्स कैसे काम करते हैं। आपके लंग्स एक श्वास नली से जुड़े होते हैं जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ये जो ट्रेकिया है ये आगे जाकर हमारे फेफड़ों यानी कि हमारे लंग्स में 2 भागों में डिवाइड हो जाती है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये जो ब्रोंकाई होती है ये ब्रोंकाई ही आगे जाके और डिवाइड होती है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इन ब्रोंक्यूल्स के लास्ट एंड पर छोटी छोटी बूंदे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं यही होता है एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई क्या करता है, सारा खेल एल्वियोलाई का ही है। एल्वियोलाई
वो पार्ट होता है, वो कोशिका होती हैं या वो संरचना होती है या फिर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे हमारे एक्सचेंज होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, तो जो एल्वियोलाई होता है वो भी फूलता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोलाई पिचकता है। एल्वियोलाई बहुत ही पतली कोशिकाओं को बना होता है, बहुत ही पतला होता है, बहुत ही महीन परत होती है, बहुत ही पतली परत होती है उसकी सेल सरफेस की। और जो एल्वियोलाई होती है ये ऑब्वियसली पूरे शरीर की तरह ही सेल से मिलकर बना होता है। तो अब सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये जो एल्वियोलाई होता है, इस एल्वियोलाई पर ही हमारे ACE2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ACE2 रिसेप्टर होते हैं यही कंपेटेबल होते हैं कोरोना वायरस से अटैचमेंट के लिए। कैसे? उसके लिए हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। आप जैसा कि फोटो में देख रहे हैं, कोरोना वायरस के चारों तरफ कांटे जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिन्हें हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन होती है ये पूरी तरह स्पेसिफिक होती है ACE2 प्रोटीन के लिए, और हमारी बॉडी में जो ACE2 प्रोटीन होता है वो इन एल्वियोलाई के सेल सरफेस पे पाया जाता है। अब एक फंडा होता है बायोलॉजी में कि जो वायरस है और जो हमारा एल्वियोलाई है उसके ऊपर जो प्रेजेंट ACE2 प्रोटीन है, ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल होने चाहिए अगर इन्हें अटैच होना है तो। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस के स्पाइक्स हैं वो कंपेटेबल होते हैं ACE2 प्रोटीन के लिए, जो कि आपके एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, जहां से आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब कोरोना वायरस आपके शरीर में एंटर कर चुका है। एंटर करने के बाद वो लंग्स में जाके इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, जो एल्वियोलाई में ACE2 प्रोटीन प्रेजेंट है वो वहां जाकर बाइंड हो जाता है। ये एक तरीके से ताला और चाबी का कॉन्सेप्ट है कि ताला सही ताले में सही चाबी लगनी चाहिए, तभी एक दूसरे से बॉन्डिंग हो पाएगी, तभी वो एक दूसरे जाके जुड़ पाएंगे। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारी पूरी बॉडी में सब कुछ छोड़कर हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें जाकर वो अटैच होता है, क्योंकि ACE2 जो प्रोटीन है, जो ताले की चाबी है, कोरोना वायरस की चाबी है, वो ACE2 रिसेप्टर्स हैं। तो कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है, जो स्पाइक प्रोटीन है, वो पूरी तरीके से कंपेटेबल होता है ACE2 प्रोटीन के लिए, जो कि आपके एल्वियोलाई में, आपके लंग्स में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही वायरस आपके एल्वियोलाई में पहुंचता है वो उस ACE2 प्रोटीन से अटैच हो जाता है। तो ACE2 प्रोटीन और आपकी जो एल्वियोलाई की सेल है उसको क्या लगता है कि ये अपना ही कोई पार्टिकल है, तो वो उसको बाइंड कर लेता है और अटैच कर लेता है। और अब शुरुआत होती है असल कहानी की, असल तांडव की। ये जो एल्वियोलाई क्या करती है, एल्वियोलाई अटैच होने के बाद अलाउ करती है कोरोना वायरस के जो DNA उसको एंटर करने के लिए। तो कोरोना वायरस का जैसे ही जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, एंटर करने के बाद कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो सबसे पहले हाईजैक करता है आपके जो एल्वियोलाई है उसके सेल सिस्टम को, उसकी सेल्स को हाईजैक करता है। और वायरस, जैसे कि आप शायद जानते भी हों कि वायरस में एक खासियत होती है कि वो सबसे पहले अपनी होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल को हाईजैक करता है, उसके DNA को हाईजैक करता है। तो जो कोरोना वायरस है वो भी आपके एल्वियोलाई के सेल्स को हाईजैक कर लेता है, आपके एल्वियोलाई की सेल्स को आदेश देने लगता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ अब वैसा काम करना है। कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर ऑलरेडी कोडिंग होती है जो कि सेल को मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टिमुलेट करती है। तो अब कुछ नहीं करना है कोरोना वायरस को, अब जो करना है आपकी एल्वियोलाई सेल्स करती हैं। वो जो एल्वियोलाई की सेल्स हैं वो अब कॉपी बनाना शुरू कर देती हैं वायरस की, आपके कोरोना वायरस की। तो ढेर सारी कॉपीज बननी उसकी शुरू हो जाती हैं, और जब बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं तब ये सेल को रप्चर करता है प्रेशर और दूसरे उसके स्ट्रेस फैक्टर्स के कारण। और इस तरीके से जो एल्वियोलाई की सेल्स थी वो रप्चर हो गई, टूट गई, और इस तरीके से आपको नुकसान होना शुरू हो गया। अब आप सोचेंगे कि जब ये सब हो रहा होता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम चुपचाप बैठा हुआ है, हमारा इम्यून सिस्टम भी उस वक्त पूरी तरीके से अपना काम करना शुरू कर देता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जैसे ही इसका एक्सपोजर शुरू होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, इसकी पहचान शुरू कर देता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन की प्रक्रिया भी शुरू कर देता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो कि वैसी टारगेट स्पेसिफिक होती है, वो इम्यूनिटी क्या करती है, सबसे पहले अपने एक्सपोजर को जानती है, उस फॉरेन पार्टिकल को, उस वायरस को पहचानती है, ये कोई नई चीज़ आ गई, फिर उसके पहचानने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। इसीलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और इस पूरे जो कार्यकाल होता है आपके वायरस को इनहेल करने से लेके आपके सिम्टम्स होने तक, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसीलिए जो कोरोना वायरस के पेशेंट होते हैं उनमें तुरंत कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। मान लीजिए आज कोई पर्सन इन्फेक्ट हुआ है वायरस से, तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो बीमार हो जाएगा या तुरंत उसमें लक्षण होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। पहले वायरस क्या करता है, इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है, यानी कि पहले वो आपके शरीर में घुसकर अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, जिससे कि वो अपनी संख्या बढ़ा सके।
अब जब आपका इम्यून सिस्टम इसको पहचान लेता है और अपनी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है, तब शुरू होता है खेल लड़ाई का। वो लड़ाई शुरू होती है कोरोना वायरस और आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके बीच में। ये एंटीबॉडीज़ कैसे काम करती हैं? ये एंटीबॉडीज़ क्या कर सकती हैं, जैसा कि आपको बताया था कि कोरोना वायरस के ऊपर एक कांटेदार, जो आप देख रहे हैं फोटो में, कांटेदार स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं। इन स्पाइक प्रोटीन और जो आपकी एल्वुलाई की प्रोटीन थी, ACE2 प्रोटीन, इन दोनों के बीच में ब्लॉक लगा देती है। इन दोनों के बीच में आ जाती है, सैंडविच बन जाता है इनका। तो ये सैंडविच बनने से क्या होता है, जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन थी वो ACE2 प्रोटीन जो कि एल्वुलाई में थी उससे अटैच नहीं हो पाती, और ये जो एंटीबॉडी होती है ये इन दोनों को जुड़ने से रोक देती है, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो इन सब प्रक्रियाओं में इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस होती हैं और दूसरी किलर सेल्स होती हैं वो भी आ जाती हैं, और वो भी कोरोना वायरस को मारना या फेगोसाइटिक प्रोसेस शुरू कर देती है, यानी कि सेल को मारना शुरू कर देती हैं। अब इस सारी लड़ाई में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से सैनिक मरते हैं, दोनों तरफ से ढेर लग जाता है। ठीक है, और क्या होता है, हीट जनरेट होती है। जब आपके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा बॉडी क्या करती है, बुखार ला देती है। जो बुखार आता है ना हमें, उस बुखार आने का रीज़न ये होता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो लड़ना शुरू कर चुका है, वो लड़ाई चरम पर है अपने, और काफ़ी अच्छी लड़ाई चल रही है आपके अंदर। इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। टेम्परेचर बढ़ाने के पीछे मोटिव ये होता है कि वो जो एक्सटर्नल इन्फेक्शन है उसके लिए एडवर्स कंडीशन क्रिएट करती है, जिससे कि उसकी जो ग्रोथ है, जो वायरस की ग्रोथ है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकती है, क्योंकि जितने भी वायरस और बैक्टीरिया होते हैं ये सारे टेम्परेचर के लिए बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं। सो टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए कोरोना वायरस के पेशेंट को बुखार आता है। अब आप यहाँ पर सवाल उठाएंगे कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम लड़ लेता है तो फिर मौतें क्यों हो जाती हैं? तो यहाँ पर जो खेल है वो सारा खेल इम्यूनिटी का है। इसीलिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की या फिर आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्योंकि जितना अच्छा आपकी इम्यूनिटी होगी, आपका जो डिफेंस सिस्टम है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो उतना ही अच्छा काम करेगा और उतना ही अच्छा कोरोना वायरस से लड़ चुका होगा। यकीन मानिए, कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में या कोरोना वायरस से कांटेक्ट में आए होंगे, लेकिन वो बिना किसी सिम्टम के अपने आप ही ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि इनिशियल एक्सपोजर को रोकने के लिए उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। तो थोड़े बहुत 2-4 दिन उनको बुखार आया या 2-4 दिन उनको इंक्यूबेशन ऐसा कुछ लगा, कुछ लक्षण शो हुए, और 2-4 दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो गए बिना किसी दवाई के। और जो कुछ होते हैं वो हो जाते हैं दवाई से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो करीब 4% मोर्टेलिटी रेट है, बाकी के लोग रिकवर हो रहे हैं, बाकी के लोग ठीक हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी एंटीबॉडी है, जितना इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा उतनी ही जल्दी आप इससे लड़ पाएंगे। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस से मृत्यु क्यों हो जाती है। जब इतनी सारी आपकी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, लड़ाई चल रही है, तो मृत्यु हो जाती है। तो आपने सुना होगा कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ये निर्देश दे रही हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बड़ी उम्र के हैं, जो वृद्ध हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, वो अपने घर में रहें, वो ज़्यादा सतर्क रहें, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है बजाय किसी एडल्ट के। एडल्ट का इम्यून सिस्टम इस तरीके के किसी भी इन्फेक्शन के प्रति लड़ने के लिए ज़्यादा सतर्क होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु ऐसे हो जाती है कि जो आपका एल्वुलाई है, जहाँ पर आप गैसों का आदान प्रदान हो रहा था, उस एरिया में चारों तरफ क्या हुआ, एंटीजन और एंटीबॉडी, यानी कि आपके वायरस की और जो आपके शरीर ने लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाई, उन दोनों की लड़ाई चल रही होती है, उन दोनों की फाइट चल रही होती है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि एक प्रकार की म्यूकस, यानी कि एक प्रकार की डेड सेल्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक प्रकार की म्यूकस की लेयर आपके एल्वुलाई में चारों तरफ अंदर की तरफ बननी शुरू हो जाती हैं। अब एल्वुलाई का काम क्या था? गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को शरीर में छोड़ना और CO2 को वापस लेकर फेफड़ों के थ्रू वापस निकालना। लेकिन एल्वुलाई जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा था, वहाँ पर क्या हुआ, म्यूकस की एक पूरी लेयर बन गई इस सारे इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, अब जब लेयर बन गई तो क्या हुआ, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से आपकी ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान हो रहा था वो तो रास्ता ही बंद हो गया। जब रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, आपका दम फूलना, खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारे सिम्टम शुरू हो गए। और यही कारण होता है कि जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है और एंटीबॉडी से आपका शरीर नहीं लड़ पाता है, या फिर वायरस की संख्या ज़्यादा होती है और एंटीबॉडी उनसे उतनी संख्या में नहीं लड़ पाती, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यही कहानी थी कि कोरोना वायरस से किसी इंसान की मृत्यु कैसे होती है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशंस आप में से ज़्यादातर लोग अब जान चुके होंगे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सबसे अच्छा प्रिवेंशन है। वैसे भी कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही कोरोना वायरस से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोरोना वायरस अगर किसी को हो जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उसकी डेथ श्योर है। क्योंकि आप अपने इम्यून सिस्टम पर भरोसा रखिए, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए
और करीब 4% मोटिलिटी रेट है इंडिया में। अब इंडिया में मोटिलिटी रेट होने का कम होने का एक और रीज़न है कि हम लोग शुरू से ही हमारा जो खान पान है वो ऐसा है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी वेस्टर्न कंट्रीज़ की अपेक्षा ज़्यादा होती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में जो मोटिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो काफ़ी इसलिए कम है क्योंकि यहाँ स्पाइसेस का, हल्दी का, अदरक का और इंडिया में स्पेशली तुलसी वगैरह का, काढ़ों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है बजाय वेस्टर्न कंट्रीज़ के। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इंडिया में मोटिलिटी रेट कम है और यूएस की हालत आप देख लीजिए, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। साबुन से बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये बहुत ही अच्छे प्रिकॉशंस माने गए हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो साबुन और जो सैनिटाइज़र होते हैं वो इस वायरस की जो आउटर लेयर है उसको ब्रेकेज कर देते हैं और उस आउटर लेयर को तोड़ने से वायरस की मृत्यु हो जाती है और हम इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो आशा है आपको कोरोना वायरस से कैसे मृत्यु होती है, कैसे इन्फेक्ट होते हैं और कैसे कोरोना वायरस वर्क करता है और कितना लीथल है, इसकी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।